नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट से। अगर आपने पिछले हिंदी के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट देखो एक बार, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको पूरी तरह से पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक एक एक क्वेश्चन का जो बनने वाले अदर फैक्ट होते हैं वो भी बताए जाते हैं। सही है, ये प्रैक्टिस सेट करने का सबसे सही तरीका होता है। चलो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सार्वनामिक विशेषण पहचानना है। उससे पहले जो आपको याद रखना है, अगर ये पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर विशेषण पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ ये भी याद रखना कि सिर्फ विशेषण पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना विशेषण के चार भेद होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, और जो लास्ट होता है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, और इसी सार्वनामिक से क्वेश्चन है कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला कौन सा आपका मौलिक और दूसरा यौगिक। सही है, तो विशेषण का ही एक पार्ट है सार्वनामिक विशेषण। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब कभी भी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आ जाए, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आ जाए तो वो वाक्य पूरा क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब देख लेते हैं जो दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है खंबा, ये एक संज्ञा है और इससे पहले क्या है आपका सर्वनाम आया है, अर्थात ये पूरा क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। सही है, तो ये याद रखना है सार्वनामिक विशेषण के भेद और विशेषण के भी भेद और जो पहचान होती है। विशेषण आसान है, बस समझने वाली बात होती है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक से, अब कारक से क्वेश्चन आया है और कारक के बारे में पूरी बातें ना हो तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर पूछे जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो याद रखना कारक के 8 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक कितने होते हैं, तो याद रखें किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक कितने माने गए हैं, 6 माने गए हैं। सही है, उसके बाद कारक को किस नाम से जानते हैं, कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य वस्तु से बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये याद रखना कारक कहलाते हैं। सही है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कभी भी और पूछा गया है कि सर्वनाम में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम में कारक 7 प्रकार के होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक को सर्वनाम में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कारक से बनने वाले क्वेश्चन है, आप याद रखना। अब देख लेते हैं जो संप्रदान कारक है इसमें हमारा कौन सा वाक्य बैठता है। तो संप्रदान में जो हमारा कारक चिन्ह होता है ये होता है के ली। और जैसा हम देखते हैं, आपको ये भी याद रखना, कोई चीज या कोई वस्तु जब सदा के लिए दे दी जाए और वापस मिलने की उसकी आशा समाप्त हो जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे दिया गया है ऑप्शन ए में, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अब बच्चों को जो मिठाई दे दी जाएगी वो वापस तो नहीं ली जाएगी, वो सदा के लिए दे दी गई है, तो कारक कौन सा होगा, इसमें कारक होगा संप्रदान कारक। तो आंसर तो अपना ए है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है हाथ से घड़ी गिर गई, गिरने का बोध किस कारक में होता है, तो ये याद रखना गिरने का जो बोध होता है आपका अपादान कारक में होता है।
सही है। जिस तरह से हिमालय से नदी निकली है, अर्थात जो नदी निकली है, गंगा निकली हुई है, यहाँ से अलग हो जाती है, हिमालय से नदी निकली है, इसमें भी कौन सा कारक होगा, इसमें भी अपादान कारक ही होगा। और नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन दिया है, आसमान का रंग नीला है, जब कभी रंगों की बात हो जाए उसमें कौन सा कारक होता है, तो याद रखना उसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, तो कारक से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कारक से क्वेश्चन है खत्म हो जाए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, अलंकार, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, खाली स्थान दिया गया है से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात किनसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह दुर्लभ व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा में विशेष्य क्या होगा। ये विशेष्य है, आपको एक चीज याद रखना है, जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण में जो हमारा संज्ञा शब्द होता है वही क्या होता है, विशेष्य होता है। तो इसमें हमें संज्ञा को ढूंढना है, संज्ञा क्या है, तो याद रखना व्यक्ति क्या है हमारा, ये एक संज्ञा है। सही है, और इसकी विशेषता भी बताई गई है, दुर्लभ। कैसा व्यक्ति, दुर्लभ व्यक्ति। तो हमारा ये क्या हो गया आपका, याद रखना व्यक्ति तो है हमारा विशेष्य या संज्ञा, और अगर दुर्लभ होता तो हमारा सर्वनाम हो जाता, सर्वनाम सॉरी विशेषण हो जाता। क्लियर है, तो याद रखना इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर 20 नंबर की हिंदी है तो 20 के 20 होने चाहिए। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगर पूछा जाए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, कालवाचक, अर्थात जिससे समय का बोध हो। सही है, जिससे समय का बोध हो उसे कहते हैं कालवाचक। उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका, याद रखना रीतिवाचक, अर्थात जिससे तौर तरीके या ढंग का पता चले। जैसे यही हमारा है कि राम कैसे चलता है, इसका ढंग क्या है, तो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला जो होता है हमारा परिमाणवाचक, जो नाप तोल को बताता है, जैसे कितना, उतना, जितना। उसके बाद बचा एक आपका स्थानवाचक, जिससे एक स्थान का पता चलता है, अर्थात क्वेश्चन हम कहां से करते हैं, कहां। जैसे सोहन दिल्ली गया, कहाँ गया, दिल्ली गया। सही है, तो क्रिया विशेषण के बारे में याद रखना कितने भेद होते हैं, 4। अगर पूछा जाए क्रिया विशेषण कैसे शब्द हैं, तो कहना ये सब अविकारी शब्द हैं। क्या होते हैं क्रिया विशेषण, अविकारी होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण होते क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ क्रिया क्या है, चलना, और कैसे चलना, धीरे धीरे चलना। सही है, तो हमारा क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। अगर क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बनता कि क्रिया विशेषण के कौन से पार्ट का अंग है ये ऑप्शन होते हैं कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाण या स्थान, तो हमारा हो जाता रीतिवाचक। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा क्रिया विशेषण तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा ही आ जाए, कितना ही घुमा ले, आप सही से क्वेश्चन करो, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी तो भाषा है अपनी। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। इसमें प्रयुक्त वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बनाना है। अच्छा, देव का बहुवचन बनाना है। याद रखना आप कि वचन से क्वेश्चन है, आप जब करोगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये सारे जबान पे हो जाएंगे, फिर ये याद हो जाएंगे। अगर पूछा जाए वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संख्या। और वचन कैसा शब्द है, वचन एक विकारी शब्द है। उसके बाद अगर पूछा जाए हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2, और अगर पूछा जाए संस्कृत में कितने होते हैं, तो
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होते हैं, सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है देव का बहुवचन, तो इसका जो आंसर होगा देव का बहुवचन बताते समय क्या जुड़ जाता है, गण। आंसर हो जाएगा देव गण, सही है। क्वेश्चन कहीं से भी आए बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो दिया गया है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, सही है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये सर्वनाम से क्वेश्चन है, बिल्कुल निश्चित बात बोल दी है, बिल्कुल सामने जो महल है वह मेरा है, ये क्या है, बिल्कुल निश्चय बात है, सही है, ये याद रखना बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार तो याद रखना 6 और सर्वनाम की संख्या तो संख्या होती है 11, सही है। सर्वनाम से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। सर्वनाम के जो प्रकार है कितने होते हैं, 6। कौन कौन सा, पहला पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद संबंधवाचक जो संबंध दर्शाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्रश्नवाचक, और जो हमारा लास्ट होता है नीचवाचक, सही है। तो हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सही है। अगर पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने अंग होते हैं तो कहना इसके 3 अंग होते हैं, सही है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था सामने जो बड़ा महल है वह मेरा है, बिल्कुल निश्चय बात है, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दो विपरीतार्थी शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्दों के बीच में, सही है, किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो विलोम शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और योजक चिन्ह इस तरह से बनता है, सही है। योजक चिन्ह इस तरह से आपने देखा होगा, विलोम शब्दों के बीच में आता है योजक चिन्ह, या जब दो समान शब्द आते हैं उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सही है। अगर बात कर लेते हैं अगला जो दिया गया है, अगर पूछते विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का साइन होता है। उसके बाद अर्धविराम, अर्धविराम इस तरह से बना देते हैं, और अल्प विराम इस तरह से बना देते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि ऐसा विराम चिन्ह कौन सा है जो शब्दों के स्थान पर भी आ जाता है, तो ये जो अल्प विराम है ना, ये शब्दों के स्थान पर भी आ जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सब पता चल जाएगा किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की, कि विराम चिन्हों की टोटल संख्या कितनी है, तो कहना विराम चिन्हों की टोटल संख्या 20 है। विराम चिन्ह कहाँ से लिए हैं, हमने तो विराम चिन्ह लिए हैं अंग्रेजी से, और विराम चिन्हों की जो संख्या 20 बताई है किस व्यक्ति द्वारा बताई गई है, तो याद रखना कामता जी प्रसाद द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। जबकि संस्कृत में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में विराम चिन्हों की संख्या 19 होती है, क्योंकि संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते, सही है। अब विराम चिन्हों से क्वेश्चन आएगा, आप धूल की तरह उड़ा दोगे, बस आप इतना याद रखना कि विराम चिन्हों के जो चिन्ह है ना वो याद रखना, सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखना। लिंग से क्वेश्चन है, इसमें पूछा स्त्रीलिंग, आप बोल के देखो चना बाजरा गेहूं अरहर, तो ये तो दाल होती है, अरहर की दाल, ना कि अरहर का दाल, सही है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर बात कर लेते हैं आपका संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में होते हैं आपके 3 प्रकार के। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि लिंग कैसा शब्द है, ये एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा आपका जाता जाति हो जाते हैं, जाति जाति है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये पूछा जाए कि लिंग का निर्धारण किस शब्द से होता है, तो ये याद रखना लिंग का निर्धारण, ठीक है, संज्ञा शब्द से होता है। आप कभी भी लिंग का निर्धारण क्रिया मत लगा देना, क्योंकि बहुत बार बहुत बच्चे क्रिया लगा देते हैं, आप संज्ञा लगाना, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, सही है। तो लिंग से इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने ही बनेंगे सब क्लियर हो जाएंगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया बतानी है, अर्थात सहायक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी मुख्य क्रियाओं को सहायता देती है, अर्थात मुख्य क्रियाओं के साथ आती है और हमारे पूरे वाक्य को पूरा कर देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, खा रहे, ठीक है, और सहायक क्रिया क्या है, हो। अब ये हो शब्द आया है और इसने हमारे पूरे वाक्यों को कंप्लीट कर दिया है, सही है। तो सहायक क्रिया इंपोर्टेंट क्रिया होती है, ये हमारी मुख्य क्रिया को सहायता देती है, इसी कारण इनका नाम सहायक क्रिया रखा गया है। तो हो क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का प्रयोग होना भी जरूरी है। अगर आप सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे तो आप वाक्य बोल के देख लो, आप हो को छुपा के देख लो, अब बोल के देखो, तुम खाना, तुम खाना रहे, अब ये पता ही नहीं क्या रहे, तो इस वजह से भैया सहायक क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं क्रिया से, आप याद रखना, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहे। ये रेडीमेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से भागा फिरता रहता है ये। निबंधकार पूछ लिया है, आप याद रखना इसे, और आदमी को भी याद कर लेना कि निबंधकार के रूप में कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हुए थे, तो ये याद रखना, विद्यानिवास मिश्र जो थे कौन थे, हमारे निबंधकार, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जो दिया गया है, उपसर्ग जहां किसी संज्ञा या विशेषण से जुड़े होते हैं वहां पर क्या कर देते हैं। उपसर्ग हमारे वाक्यों का अंश होते हैं जो हमारे शब्द के प्रारंभ में आकर लगते हैं, और प्रत्यय हमारे शब्द के बाद में आकर लगते हैं, जबकि ये वाक्य का अंश होते हैं। अब उपसर्ग से क्वेश्चन है तो आप ये याद रखना कि अगर पूछा जाए हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो बताना हिंदी में उपसर्ग 13 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं, तो उर्दू में 19 होते हैं। और अगर पूछा जाए संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें यह पूछा गया है कि उपसर्ग जहां किसी संज्ञा या विशेषण से जुड़ जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, तो याद रखना किसी समास का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप समझो, देखो ये हमने लिखा दिन, ये हमारा एक संज्ञा है, और इसके आगे अगर हमने एक उपसर्ग लगा दिया, जिस तरह से लगा दिया प्रति, अब ये उपसर्ग लगा और एक पूरा वाक्य बना प्रतिदिन, सही है। और इसने किसका निर्माण कर दिया, ये निर्माण कर दिया समास का, ठीक है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर पूछा जाए प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास है, सही है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है, गोरी शब्द का अर्थ नहीं है, अर्थात गोरी शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, आपका बिल्कुल आसान होगा, तो याद रखना गोरी शब्द का अर्थ नहीं है, सरस्वती गोरी शब्द का अर्थ नहीं है, सही है। अब देख लेते हैं एक बार, जब पर्यायवाची से क्वेश्चन आया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी याद पर्यायवाची ना हो, तो पर्यायवाची याद रखना, विमला, बागेश, बागेश्वरी, इला, शारदा, भारती। विमला, बागेश, बागेश्वरी, इला, शारदा, भारती। उसके बाद महाश्वेता, ज्ञानदा, उसके बाद बाग देवी। ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सरस्वती के पर्यायवाची है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पार्वती के पर्यायवाची की बात करें तो अंबिका, उमा, भवानी, भवानी के बाद शिवानी, भवानी और शिवानी। उसके बाद गिरिजा। ये सब किसके पर्यायवाची है, याद रखना ये हमारे पार्वती के पर्यायवाची है। उसके बाद धरती के जो पृथ्वी के हैं, याद रखना धरा, धरती, भू और भूमि, धरा, धरती, भू, भूमि। उसके बाद नेक्स्ट जो अन्य याद रखने हैं आपको,
मेदिनी, उसके बाद बीकेसी, ये सब किसके पर्यायवाची है? ये हमारी पृथ्वी के पर्यायवाची है। क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन होगा तो आप पर्यायवाची मत छोड़ना, क्योंकि हिंदी की जड़ होती है पर्यायवाची। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हल्दी के पर्यायवाची, तो हल्दी के पर्यायवाची हल्दी है, पीला कलर है, बस ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है पथ और पथ्य युग्म शब्द से सही अर्थ भेद का चयन करें, अर्थात इन दोनों में जो युग्म सही होगा वो देखना है। पथ और पथ्य का जो अर्थ दिया गया है, पथ होता हमारा रास्ता और पथ्य होता हमारा रोगियों का भोजन। जो रोगियों का भोजन होता है वो क्या होता है? हमारा होता है पथ्य। सही है। ऐसा भोजन जो बिना छुका और भुना होता है उसे क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं। सही है। ये जो हमारे इस तरह से क्वेश्चन है ये हमारे पर्यायवाची में भी आते हैं, ये घुमा देते हैं, क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। सही है। आप सही से करना, जो हमारे युग्म वाले शब्द होते हैं इन्हें जहां भी आपको मिल जाएंगे याद कर लिया करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सामंजस्य शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, अर्थात इसका समान शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं बराबरी, मेलझोल, तालमेल या समता। तो सामंजस्य शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा वो याद रखना क्या है? तालमेल होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, शीत, मंद और सुगंधित हवा का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी शब्द है, अब देखो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, पवन, बयार, हवा, समीर या ये सभी। तो लग तो एक से रही है लेकिन इसका आंसर डी तो नहीं होना, ये बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये दिया गया है शीत, मंद और सुगंधित हवा। आप सिर्फ हवा की मत लगा देना, ठीक है, कभी कभी तो सारे ही हैं। शीत, मंद और सुगंधित हवा का समानार्थी बताना है, तो ये क्या होता है? ये होता है बयार। ठीक है। जो आप वनों में जब जाते हैं जो फूलों की खुशबू आती है उस हवा की बात है, तो ये पर्यायवाची किसका है? ये बयार का पर्यायवाची है। बिल्कुल समान पूछा था, ठीक है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से व्यंजन संबंधी अशुद्धि बरतनी बतानी है, बरतनी भी बतानी है और व्यंजन से संबंधी भी बतानी है। श्राप, उसके बाद जो दिया गया है खींचना या सोडा या गण गणमान्य। सही है। इसमें जो दिया गया है व्यंजन संबंधी अशुद्धि, तो इसमें श्राप नहीं होता, क्या होता है? शाप होता है। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपका छत्र छाया शब्द का में अशुद्धि का क्या कारण है? छत्र छाया में अशुद्धि का कारण क्या है? देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वर्तनी भी पूछी है, कौन सी वर्तनी है ये भी बतानी है, संधि है, उपसर्ग है, समास है या प्रत्यय है। तो छत्र छाया शब्द में जो अशुद्धि है, ये देखो पहले तो इसे तोड़ कर देख लेते हैं। छत्र छाया को जो तोड़ते हैं आपका, छात्र धन छाया, अर्थात जो टूटेगा ये छत्र छाया होगा। छत्र छाया, अर्थात इसमें जो अशुद्धि थी ये कौन सी अशुद्धि थी? संधि संबंधी अशुद्धि थी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए मुहावरा बताना है। मुहावरा आ गया, कौन सी भाषा का शब्द है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा जो होता है एक वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। सही है। अगर पूछा जाए मुहावरा कौन सी भाषा का है, तो ये अरबी का है। अगर लोकोक्ति होता तो लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है? याद रखना, संस्कृत भाषा का शब्द है लोकोक्ति। सही है। लेकिन यहाँ पूछा है कपटी मित्र के बारे में बताना है। कपटी मित्र होता है हमारा आस्तीन का सांप। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो ए दिया हुआ है, गूदड़ी का लाल क्या होता है? तो ये याद रखना, गूदड़ी का लाल होता है गरीब परिवार में प्रतिभाशाली व्यक्ति जब जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? गूदड़ी का लाल। सही है, याद रखना, गरीब परिवार में प्रतिभाशाली व्यक्ति जब जन्म लेता है उसे कहते हैं गूदड़ी का लाल। उसके बाद नेक्स्ट आंखों का तारा क्या होता है? बहुत प्रिय व्यक्ति, आंख का तारा जिसे देखकर अपनी आंखें ठंडी हो जाती हो,
आंख का तारा, फिरने व्यक्ति, और यहां दिया गया है पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का क्या अर्थ होता है, याद रखना, शाबाशी देना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, सही है। तो मुहावरे से क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है। बहुत महत्वपूर्ण, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, याद रखना। तो कल्पलता हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंधों का संग्रह है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह क्या है, कल्पलता है, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द बताना है, अर्थात पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, पीछे पीछे जो चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं हम अनुगामी, ठीक है। जो पीछे पीछे चलते हैं उन्हें बोलते हैं हम अनुगामी। उसके बाद जो ए ऑप्शन दिया है अग्रज, अग्रज किसे बोलते हैं, जो पहले जन्मा हो, सही है, जो पहले जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभूतपूर्व दिया है, जो पहले ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व, ठीक है। और उसके बाद अगला जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें अपव्यय क्या होता है, जो व्यर्थ का धन खर्च करता हो, जो व्यर्थ का धन खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया तो एक डायरेक्ट थोड़ी करना था कि पीछे चलने वालों को क्या बोलते हैं, अनुगामी। पूछा तो ये भी जाता है कि अग्रज क्या होता है, अभूतपूर्व, ठीक है, अपव्यय क्या होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।